तारा अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन श्रेया के साथ रहती थी। तारा जब 2 साल की थी तभी उसके पापा ने मीनाक्षी से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन कुछ महीने पहले तारा के पापा की भी मौत हो जाती है। अपने पति के जाने के बाद मीनाक्षी तारा का ध्यान रखना तो दूर, उससे अच्छे से बात तक नहीं करती थी। मीनाक्षी श्रेया को शहजादी की तरह रखती थी और तारा से घर के सारे काम करवाती थी। तारा भी मीनाक्षी को कुछ नहीं कहती थी और चुपचाप घर के सारे काम कर देती थी। एक दिन तारा अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी गुस्से में मीनाक्षी उसके कमरे में आती है। अरे ओ, घर के काम कौन करेगा? हर रोज तो टाइम से कर लेती थी, आज क्या हुआ? मम्मी, मैंने बर्तन धो लिए हैं, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी। कल मेरा एग्जाम है और मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। एग्जाम के बाद मैं सारे काम फिर से टाइम से करने लगूंगी। अभी मुझे पढ़ने दो। पढ़ के कौन से ऑफिसर बन जाएगी? चुपचाप जाकर बचे हुए काम कर। लगता है तू मेरा थप्पड़ भूल गई है। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ घर के काम करने। तारा अपनी पढ़ाई छोड़कर घर की सफाई करने लगती है। एक दिन मीनाक्षी श्रेया के लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आती है। देख श्रेया, मैं तेरे लिए कितने अच्छे कपड़े लेकर आई हूँ। इनको पहनकर तो राजकुमारी जैसी लगेगी। सच में ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं और ये सब मेरे पर बहुत अच्छे लगेंगे। सच में ये सारे मेरे हैं? हाँ, ये सब तेरे हैं। मैं उस मनहूस को इसमें से कोई भी ड्रेस नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पर तारा आ जाती है और बोलती है, मम्मी, मेरे पास भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। सारे पहले के कपड़े हैं और अब तो वो मुझे छोटे हो रहे हैं और बाकी के कपड़े जो मुझे फिट आ रहे हैं वो जगह जगह से फट गए हैं। आप इनमें से कोई एक ड्रेस मुझे दे दो। तू क्या करेगी नए कपड़ों को? तेरे लिए मैं कुछ लेकर नहीं आई हूँ, समझी? श्रेया के पुराने कपड़े तो पहन ले। ये सुनकर श्रेया हंसने लगती है और बोलती है, मेरे पुराने कपड़े पहनेगी तो इसी लायक है। तारा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तारा की बुआ का फोन आता है। मीनाक्षी भाभी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो आप अपनी दोनों बेटियों को लेकर आ जाना। मैं तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं श्रेया और तारा को भेज दूंगी। थोड़ी देर बाद श्रेया और तारा अपनी बुआ के घर जाने लगते हैं। श्रेया ने अपनी नई फ्रॉक पहनी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ तारा ने अपने वही पुराने कपड़े पहने थे। ये देखकर गांव की 2 लड़कियां उन्हें रोकती है। श्रेया, तेरी ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर लग रही है। श्रेया की फ्रॉक तो अच्छी लग रही है, लेकिन तारा के कपड़े देख कितने पुराने हैं। तू कहीं भी चली जाती है क्या इन कपड़ों में? मेरे लिए तो मेरी मम्मी बहुत सुंदर कपड़े लेकर आई है। इसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए इसे कोई कपड़े नहीं देता है। गंदे कपड़े पहनकर घूमती है, इसलिए कोई इससे बात नहीं करता। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हम अपनी बुआ के घर जा रहे हैं। मेरी बुआ की लड़की का जन्मदिन है। जन्मदिन में तारा कितने मैले पुराने कपड़े पहन के जा रही है। अरे, लगता है तारा की बुआ की नौकरानी छुट्टी पर है, इसलिए तारा को जन्मदिन में झाड़ू मारने और बर्तन धोने के लिए बुलाया है। उसके बाद सब तारा पर हंसने लगती हैं। तारा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक जादूगरनी नजर आती है, जिसके हाथों में एक पिंजरा था और पिंजरा के अंदर एक सुंदर सी चिड़िया कैद थी। चिड़िया को देखकर तारा को उस पर बहुत तरस आता है। अरे, ये चिड़िया को पिंजरे में कैद करके क्यों ले जा रही है? पक्षियों को तो खुले आसमान में आजादी से उड़ने देना चाहिए। देखो तो कितनी उदास होकर पिंजरे में बैठी है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। एक बार भी जादूगरनी का पिंजरे से ध्यान हटेगा तो मैं चिड़िया को आजाद कर दूंगी। इतना सोचकर तारा जादूगरनी का पीछा करने लगती है। चलते चलते जादूगरनी एक जंगल में पहुंच जाती है और बहुत देर तक चलने के बाद जादूगरनी बहुत थक जाती है। वो पेड़ के नीचे चिड़िया के पिंजरे को रख देती है और खुद नदी से पानी पीने लगती है। जादूगरनी पानी पीने गई है, ये सही मौका है चिड़िया के पिंजरे को यहाँ से ले जाने का। इतना बोलकर तारा चिड़िया के पिंजरे को उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। जादूगरनी तारा को पिंजरा लेकर भागते हुए देख लेती है। जादूगरनी भी तारा के पीछे भागने लगती है। अरे ओ लड़की, मेरा पिंजरा मुझे वापस कर। मेरा पिंजरा लेकर कहाँ भाग रही है? रुक जा। तारा जादूगरनी की एक नहीं सुनती है और भागती रहती है और जादूगरनी से बचकर एक सुरक्षित जगह पहुंच जाती है। तारा अपने चारों तरफ देखने लगती है।
जादूगर ने मेरे पीछे ही भाग रही थी, लेकिन यहाँ अब वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं चिड़िया को आजाद कर देती हूँ। उसके बाद तारा चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर देती है। पिंजरे से निकलते ही चिड़िया एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। परी को देखकर तारा डर जाती है और अपने मन में सोचती है, मैंने तो सोचा था ये चिड़िया है, लेकिन ये तो कुछ और ही निकली। प्यारी बच्ची, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आप कौन हो? मैं परी हूँ। मुझे उस बुरी जादूगरनी ने अपने जादू से चिड़िया बना दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो अपने जादू से परी लोग को अपने वश में करना चाहती थी, लेकिन मैं उसे इस मकसद में कामयाब नहीं होने दे रही थी। इसलिए जब मैं सो रही थी तब उसने मौका देखकर मुझे एक चिड़िया में बदल दिया और अपने साथ अपनी गुफा में ले जाने लगी। तभी वहाँ पर जादूगरनी भी पहुँच जाती है। ओ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई पिंजरे को लेकर भागने की? मेरा पिंजरा मुझे वापस कर। नहीं, इसे पिंजरा मत देना, वरना फिर ये मुझे इसमें कैद कर लेगी। तुझे मेरी बात माननी होगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तू जानती भी है मैं कितनी खतरनाक हूँ। चुपचाप से इस पिंजरे को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं अपने जादू से हमेशा के लिए तुझे बिल्ली बना दूंगी। अरे जाओ, तुम खतरनाक कम और नौटंकी वाली ज्यादा लग रही हो। तू जानती नहीं है अभी मेरी शक्तियों को। जो असल में शक्तिशाली होता है वो अपने मुंह से अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलता। जादूगरनी तारा से बहस कर रही होती है। तभी परी वहाँ पर सोने का आईना प्रकट कर देती है। परी सोने का आईना जादूगरनी के सामने रख देती है। तभी एकदम से जादूगरनी की नजर आईने पर जाती है। आईने में खुद को देखते ही जादूगरनी खुद एक बिल्ली बन जाती है। परी बिल्ली बनी हुई जादूगरनी को उठा लेती है। अब मैं इसे अपने साथ परीलोक लेकर जाऊंगी और इसे अपने कैद में रखूंगी। वैसे तारा, तुमने जादूगरनी को अपने बातों में लगा रखा था, इसलिए मुझे ये काम करने में आसानी हुई। अब ये जादूगरनी कभी भी परियों को परेशान नहीं कर पाएगी। आज जो तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? परी, मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। मेरे पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं है, यहाँ तक कि मुझे खाने में भी अच्छा खाना नहीं दिया जाता है, और तो और मुझसे घर का सारा काम भी करवाया जाता है। अच्छा, तो ये बात है। तुम ये जादुई सोने का आईना अपने साथ ले जाओ, इसे अपने कमरे में रख देना। जब भी तुम इसके सामने खड़ी होकर जो मांगोगी, ये वो सामान तुम्हारे सामने प्रकट कर देगी। और हाँ, कोई भी बुरा व्यक्ति इसका उपयोग करना चाहेगा तो ये बिल्कुल विपरीत परिणाम देगी। तारा जादुई सोने का आईना ले लेती है और परी को धन्यवाद करके अपने घर वापस चली जाती है। तारा जादुई सोने के आईने को अपने कमरे में रख देती है। उसके बाद तारा जादुई सोने के आईने के सामने खड़े होकर बोलती है, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है। मैं पुराने फटे कपड़े पहनती हूँ। सब मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। तारा के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर ड्रेस आ जाती है। ये देखकर तारा बहुत खुश होती है। सच में ये तो मेरी बात मान रही है। जादुई सोने की आईने, मेरे पास अच्छे जूते और सैंडल भी नहीं है। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे जूते और सैंडल आ जाते हैं। अब तारा के पास कपड़े और जूते सैंडल की कमी नहीं थी। तारा बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह उठकर तारा आईने में अपना चेहरा देखती है और चेहरा देखते हुए बोलती है, अब मुझे घर के काम करने पड़ेंगे। आज मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, वरना मम्मी मुझे बहुत मारेगी। तारा के इतना बोलने के बाद घर की सारी सफाई हो जाती है, लेकिन तारा को ये बात पता नहीं थी। वो किचन में जाती है और देखती है कि सारी सफाई पहले से ही हो रखी है। यहाँ तो सारी सफाई पहले से ही हो रखी है। लगता है मम्मी ने कर दिया है, लेकिन मम्मी तो काम करने वाली है नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मार पीट कर मुझसे ही काम करवाती है। फिर अचानक आज उन्हें क्या हो गया, पूछ कर आती हूँ। इसके बाद तारा मीनाक्षी के कमरे में जाने लगती है। तभी दरवाजे पर खड़ी होकर तारा मीनाक्षी और श्रेया की बातें सुनने लगती है। बेटा, तो यहाँ बैठ, जब तक मैं देख कर आती हूँ कि मनहूस ने घर का काम किया है कि नहीं। ये सुनते ही तारा समझ जाती है कि मीनाक्षी ने घर का काम नहीं किया है, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है। सोचते सोचते मीनाक्षी अपने कमरे में जाती है। तभी उसे जादुई सोने के आईने का ख्याल आता है।
अरे मेरे पास तो जादुई सोने का आईना है, इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। अब समझ में आया, ये जादुई सोने का आईना घर के काम भी कर सकता है। ये जानकर तारा की खुशी दुगनी हो जाती है। उस दिन से अपने आप घर का सारा काम हो जाता था और तारा अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी। ये देखकर श्रेया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी देख रही हो, आजकल ये मनहूस इतना चमक रही है। आखिर इसके पास ड्रेस के पैसे आते कहाँ से हैं? कहीं ये घर में चोरी तो नहीं करती? नहीं बेटा, घर से पैसे तो चोरी नहीं होते हैं, चल उसके कमरे में देख कर आते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी तारा के कमरे में जाती हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों तारा को जादुई सोने के आईने से बात करते हुए देख लेती हैं। अच्छा, तो ये सब जादुई आईने का कमाल है। हाँ मम्मी, चलो हम बहुत सारे पैसे मांगते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी अंदर जाती है और जादुई आईने के सामने खड़े होकर बहुत सारे पैसे मांगने लगती हैं। लेकिन तभी बिल्कुल विपरीत असर होता है और जादुई आईने से पैसे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे मधुमक्खी बाहर निकल आते हैं और दोनों माँ बेटी को काटने लगते हैं। मधुमक्खी के डर से भागते भागते दोनों माँ बेटी घर से बहुत दूर पहुँच जाती है। उस दिन के बाद से डर कर दोनों माँ बेटी कभी भी घर वापस नहीं आती है और मंदिर के बाहर भीख मांगकर अपना पेट भरने लगती है। इस तरह तारा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। बादलों में जादुई सोने चांदी का केक घर। कनकपुर नामक गांव में छाया और छवि नाम की दो दोस्त रहा करती थी। छाया और छवि दोनों अनाथ थी। छाया को छवि एक मंदिर में मिली थी, तब से दोनों एक साथ रहने लग गए। दोनों दोस्त एक दूसरे का सहारा थी और एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। छाया को केक बहुत अच्छे से बनाना आता था, लेकिन दोनों अपना गुजारा करने के लिए बचे हुए कुछ जमा पूंजी से केक की एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। छाया की दुकान बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से कोई भी उसकी दुकान में केक लेने नहीं आता था। वहीं थोड़ी ही दूर पर एक बड़ी बेकरी थी, सब वहीं जाकर केक लेते थे। ये सब देखकर छवि छाया से कहती है, छाया, हमें कैसी भी करके अपनी दुकान बड़ी करनी होगी, जिससे लोग आकर्षित होकर हमारी दुकान में आए। लेकिन मैं केक बहुत अच्छा बनाती हूँ, फिर दुकान बड़ी या छोटी होने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन अब लोग उस दुकान पर जाते हैं जो ज्यादा बड़ी और सुंदर हो। तुझे पता है ना, हमारी दुकान के थोड़ी ही दूरी पर रूपाली आंटी की बेकरी है और वो बहुत चलती है, क्योंकि वो वाली बेकरी बहुत बड़ी और सुंदर है। हमारे पास बस एक ही तरह के केक होते हैं और रूपाली आंटी की दुकान में बहुत सारे वैरायटी। हम इतनी बड़ी बेकरी कैसे खोल सकते हैं? रूपाली आंटी से बराबरी करना तो बेवकूफी है। हमारा गुजारा ही जैसे तैसे चल पाता है, बड़ी सी दुकान कैसे खोल पाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है। रूपाली आंटी के बेकरी में जो भी फ्लेवर वाले केक हैं, हम उससे थोड़ा अलग बनाएंगे, जिससे हो सकता है कि हमारी छोटी सी दुकान में ग्राहक आना शुरू कर दे। अरे वाह छवि, तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैं आज ही पड़ोस में रहने वाली आंटी के फोन से नई केक की रेसिपी देखूंगी। इतना कहकर छाया साथ वाले घर में रहने वाली पूनम के घर जाती है और उसके फोन में केक की रेसिपी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद छाया अपने घर आती है और केक बनाना शुरू कर देती है। अगले दिन छाया अपनी छोटी सी दुकान में अलग अलग फ्लेवर के केक लगा देती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और बोलती है, अरे, तुम्हारे दुकान के केक का डिजाइन तो बहुत अच्छा है। इतना यूनिक डिजाइन देखकर लग रहा है कि खाने में भी बहुत अच्छा होगा। इतना कहकर लड़की थोड़ा सा केक खाकर बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत यम्मी है। कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं आपसे यही वाला केक लेकर जाऊंगी। इतना कहकर लड़की वहाँ से चली जाती है। अब छाया की दुकान पर भी ग्राहक आना शुरू कर देते हैं। अब उसकी बेकरी पहले से ज्यादा चलने लगती है, जिससे उसे बहुत मुनाफा होने लगता है। अब छाया ने अपनी छोटी सी दुकान की जगह एक बड़ा सा बेकरी खोल लिया था। छाया और छवि अपनी दुकान की इतनी तरक्की देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूपाली की बेकरी छाया की बेकरी की वजह से कम चलने लगती है, जिससे रूपाली को छाया से बहुत जलन होने लगती है। एक दिन छाया की बेकरी पर उस गांव की राजकुमारी आती है और बोलती है,
सुनो लड़की, मैंने तुम्हारे केक के बारे में बहुत सुना है। 2 दिन बाद मेरी छोटी बहन का बर्थडे है, जिसके लिए मुझे 50 केक चाहिए, क्योंकि महल में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। क्या तुम इतने कम समय में 50 केक दे सकती हो? हाँ राजकुमारी, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कर लूँगी, आप बेफिक्र रहिए। छाया के इतना कहते ही राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। छाया बहुत खुश होती है और घर जाकर छवि को राजकुमारी के ऑर्डर के बारे में बताती है। छवि, आज हमारे गांव की राजकुमारी ने मुझे बहुत सारे केक का ऑर्डर दिया है। राजकुमारी के केक का ऑर्डर पूरा होने के बाद हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। अरे वाह, हम घूमने जाएंगे? मुझे तब इंतजार ही नहीं हो रहा है। छवि मेरी दोस्त, तेरे ही आइडिया की वजह से आज हम इतनी तरक्की कर पाए हैं। चल छाया, अब मैं भी तेरी केक बनाने में मदद करती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है और हमें बहुत सारा केक बनाना है। उसके बाद दोनों दोस्त केक बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ रूपाली गुस्से में अपने घर जाती है। अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर रूपाली का बेटा आर्यन बोलता है, मम्मी, आज आप इतने गुस्से में क्यों हो? किसी से लड़ाई हुई है क्या? मेरे गुस्से के बारे में तो मत ही पूछ। मेरे गुस्से का कारण छाया और छवि है। वो भिखारन आज इतनी तरक्की कर रही है, जिसकी वजह से मेरे दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता है। अगर उसे इसी तरीके से केक का ऑर्डर मिलता रहा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर रूपाली अपने बेटे आर्यन के साथ एक प्लान बनाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और राजकुमारी के 50 केक का ऑर्डर पूरा हो जाता है। दोनों दोस्त दुकान में केक रखकर नदी किनारे पानी पीने चली जाती हैं। तभी रूपाली छाया की दुकान पर आती है और दुकान को आग लगा देती है। पलक झपकते ही दुकान जलकर राख हो जाती है। थोड़ी देर बाद छाया और छवि अपनी दुकान में आते हैं और अपनी दुकान को राख में बदले हुए देखकर रोने लगती हैं। अरे ये क्या हो गया? एक ही तो सहारा था हमारा। इस दुकान की वजह से ही हम दोनों खुशी से रहते थे। अब हमारा क्या होगा? हम तो कहीं के नहीं रहे। दोनों रो रही होती हैं। तभी वहाँ राजकुमारी आ जाती है और केक के बारे में पूछने लगती है। दोनों बहनें राजकुमारी को सारी बातें बता देती हैं। राजकुमारी बहुत ही दयालु थी, इसलिए वो दोनों को कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद छाया और छवि रोते हुए पहाड़ों के पास चली जाती है। वहाँ पहाड़ के पास एक पेड़ था, जिसमें एक परी बंधी हुई थी। दोनों दोस्त जब परी को इस हालत में देखते हैं, तो वहाँ जाकर परी की रस्सी खोल देते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तुम दोनों नहीं आते, तो शायद डायन मुझे मार देती। परी की बात सुनकर दोनों दोस्त फिर से उदास होकर आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। दोनों को इतनी उदासी में देखकर परी कहती है, अरे क्या हुआ? तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? तुम चाहो तो मुझे अपनी बात बता सकती हो, क्योंकि आज से तुम दोनों मेरी दोस्त हो। परी के इतना कहते ही दोनों की आंखें भर आती हैं और दोनों रोते हुए परी को सारी बातें बता देती हैं। दोनों की बात सुनने के बाद परी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। लेकिन कैसे? तुम मेरे साथ मेरे बादलों के बर्थडे केक के घर में चलो। इतना कहकर परी दोनों को अपने साथ बादलों के बर्थडे केक में लेकर जाती है। वहाँ पहुंचकर परी कहती है, यहाँ 2 जादुई बर्थडे केक का घर है। पहले वाला सोने का बर्थडे केक का घर और दूसरा वाला चांदी के बर्थडे केक का घर। आज से ये दोनों सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर तुम्हारे हुए। सोने के बर्थडे केक से तुम्हें सोना और पैसा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ चांदी के बर्थडे केक में तुम आराम से रहना। तुम चाहो तो दोनों सोने और चांदी के जादुई बर्थडे केक के घर को अपने साथ पृथ्वीलोक ले जा सकती हो। नहीं परी जी, आप हमें एक ही बर्थडे केक का घर दीजिए, क्योंकि हम अपनी मेहनत से पैसे कमाकर खुशी से रहना चाहते हैं। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें किसी चीज का लालच नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ, तुम दोनों बर्थडे केक के घर में से कौन सा लेकर जाना चाहती हो? आप हमें ये चांदी वाला बर्थडे केक का घर दे दीजिए, जिसमें हम हंसी खुशी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके।
परी चांदी का बर्थडे केक का घर छाया और छवि को दे देती है। उसके बाद छाया और छवि बहुत खुश होते हैं और जादुई चांदी के बर्थडे केक के घर को लेकर पृथ्वी लोक आ जाते हैं। दोनों चांदी के बर्थडे केक से थोड़े से पैसे मांगते हैं जिससे वो फिर से अपना बेकरी खोल सके। उसके बाद कुछ ही दिनों में दोनों का बेकरी तैयार हो जाता है और दोनों फिर से पहले की तरह केक बेचने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। छवि कहती है, छाया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारी दुकान में किसने आग लगाई। अगर मुझे वो इंसान मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। छवि के इतना कहते ही जादुई बर्थडे के केक के घर में से आवाज आती है, छवि और छाया, तुम्हारे दुकान में रूपाली नाम की एक औरत ने आग लगाया है। रूपाली का नाम सुनते ही दोनों हैरान रह जाते हैं और छाया बोलती है, अरे रूपाली आंटी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा था? मुझे पता है छाया, हमारी दुकान उससे ज्यादा चलने लग गई, इसलिए वो इस हद तक गिर गई। चल अभी उसे जेल की हवा खिलाते हैं। इतना कहकर छाया और छवि पुलिस को लेकर रूपाली के घर जाते हैं। पुलिस रूपाली को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद छाया और छवि रूपाली को सबक सिखाकर बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद से अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।